प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते आने वाली परीक्षा के लिए एक अहम भूमिका निभाते हैं। उससे आपको पता चलता है कि उस परीक्षा में एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है या आयोग क्या पूछना चाह रहा है। सिलेबस है इस एग्जाम का। उसमें बस इन्होंने कहा कि 10th लेवल की हिंदी आनी है। अब हिंदी में तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, किस पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, ये आप जो इनके पिछले पेपर्स जो होते हैं उसका एनालिसिस करके देखिए। कभी कभी प्रश्न में ही उत्तर दे दिया होता है, बस आपका कॉमन सेंस चेक किया जाए। अगर आपने कोई परीक्षा और क्लियर नहीं कहीं कहीं सिलेक्शन नहीं मिला है तो ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिला। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आने वाली परीक्षाओं की तैयारी में आप जोर शोर से लगे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग वीडियो 2018 की जो परीक्षा हुई थी, 2018 में जो परीक्षा हुई थी, वीडियो 2018 में जो परीक्षा हुई थी उसका हम लोग डीप एनालिसिस करेंगे। क्यों करेंगे? वीडियो 2018 की परीक्षा क्यों करवा रहा हूँ, इस सब के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको डिटेल में बताया था कि वीडियो 2018 के जो री एग्ज़ाम है वो कब होना है, क्या चांसेस हैं, यहाँ पे कितना कंपटीशन कम है, और आपको इस परीक्षा को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो जो इस परीक्षा के लिए एप्लीकेबल है, जो 2018 में वीडियो के लिए अप्लाई किए थे, उन सबको मैं बता रहा हूँ। क्या महत्वपूर्ण है वो सब मैंने पिछली वीडियो में सब कुछ बताया था, पूरी स्ट्रेटजी बना के आपको बताई थी, ठीक है। और आप वीडियो देखे होंगे तो आपको लगा होगा हाँ सर, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग जो दिसंबर के महीने में 2018 के दिसंबर के महीने में जो पेपर हुआ था उसका हम लोग डीप एनालिसिस करेंगे। देखो, डीप एनालिसिस करेंगे। देखो, इस परीक्षा के 5 साल हो चुके हैं, 5 साल हो चुके हैं। 5 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है, बहुत कुछ आप सीखे हैं, पढ़े हैं। लेकिन जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं या वीडियो की ही जो परीक्षा हुई थी वो आने वाली परीक्षा के लिए एक अहम भूमिका निभाते हैं। उससे आपको पता चलता है कि उस परीक्षा में एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है या आयोग क्या पूछना चाह रहा है आपसे, ठीक है। और उस हिसाब से आप तैयारी करते हैं। आपको जैसे मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। वीडियो 2018 का जो मैंने आपका सिलेबस वाला स्ट्रेटजी बनाया था, उसमें एनालिसिस आपको पूरा बताया था, जो सिलेबस है इस एग्जाम का, उसमें बस इन्होंने कहा कि 10th लेवल की हिंदी आनी है। सामान्य अध्ययन में भी सिंपल ही बता दिया कि सिंपल याद है। रीजनिंग में भी इन्होंने कोई चैप्टर्स इन्होंने नहीं बताए हैं। अब हिंदी में तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, किस पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, ये आप जो इनके पिछले पेपर्स जो होते हैं उसका एनालिसिस करके आप जान पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट शुरू करूंगा और वो भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग आज हिंदी का पेपर जो है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। दिसंबर के महीने में हुआ था ये परीक्षा 2018 में, और उसमें हिंदी वाले पोर्शन करेंगे क्योंकि 50 क्वेश्चन है। आप पूरी मतलब तीनों पोर्शनों का करवाएंगे। हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया और जीए, इन तीनों का अगर आज ही एक दिन में करवाऊंगा तो ये कम से कम आपका मतलब 2-3 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो वो आपके लिए बोरिंग होगा, आपको उतना मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। मज़े से पढ़ना चाहिए, समझ में आना चाहिए। कम पढ़ो अच्छा पढ़ो, मतलब कम खाओ अच्छा खाओ, ये मेरा रहता था। आज हम लोग केवल हिंदी में जो 50 क्वेश्चन है उसका हम लोग डीप एनालिसिस करेंगे। और आप लोग जो एनालिसिस करते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा वो कैसे करना चाहिए, अगर आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा कर रहे हैं तो बेहतर है। लेकिन कुछ होते हैं बच्चे कि केवल क्वेश्चन पढ़ा, आंसर देखा, नहीं आता है तो इसका उत्तर देखा, बस आगे बढ़ गए। ऐसे नहीं होता है, उसका डीप एनालिसिस करना चाहिए। जितना आप अच्छे से एनालिसिस करेंगे उतना ही आपकी तैयारी जो है वो बहुत ही बेहतर होती है, ठीक है। तो बहुत ही बातें हो गई, अब चलिए हम सीधे एनालिसिस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र व्यक्तित्व पत्र की श्रेणी में आता है? व्यक्तित्व पत्र की श्रेणी में कौन सा पत्र आता है? हिंदी का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। व्यापारिक पत्र, प्रार्थना पत्र, मित्र को पत्र, संपादक के नाम पत्र। तो ध्यान दीजिएगा, व्यक्तित्व पत्र का मतलब क्या होता है? जिन्हें व्यक्तिगत मामलों के लिए हम लोग पत्राचार करते हैं, इनको हम पत्र देते हैं। तो मित्र को, जैसे परिवार के सदस्यों को आप देते होंगे मित्र, मतलब पहले तो आजकल तो मोबाइल चलता है, सीधे वीडियो कॉलिंग हो जाती है, बात अलग की है। ये पहले पत्र चलता था, जैसे अपने आप मित्र को पत्र लिख रहे हैं या अपने क्या कहते हैं घर के सदस्यों को पत्र लिख रहे हैं, आप कहीं बाहर हैं तो वो व्यक्तिगत पत्र आ गया, मतलब एक व्यक्ति विशेष को आप पत्र लिख रहे हो, ठीक है। तो आप इसको क्या कहेंगे? व्यक्तिगत पत्र। तो मित्र को जो पत्र लिखा गया वो आपका व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आता है। ऑप्शन सी इसका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। व्यापारिक पत्र आप सीधे शब्द से समझ रहे हो, व्यापारिक पत्र एक अलग तरह का पत्र हो गया, कोई किसी व्यक्ति विशेष का पत्र तो लिखा नहीं जा रहा। प्रार्थना पत्र तो आप समझ ही रहे हैं। संपादक के नाम पर पत्र, ये भी नहीं हो, संपादक कोई भी हो सकता है, ठीक है। मित्र को पत्र, ये एक व्यक्ति विशेष पत्र, जो आपका मित्र है आप उसको ही पत्र लिख रहे हो,
इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से पहले देखिए, इसमें ये भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि कितने चैप्टरों से इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, किन किन चैप्टरों पे ज़्यादा फोकस रहा है। ठीक है, इसके बाद के भी जो इन्होंने 4 मतलब करवाए थे, 4 पेपर हैं अवेलेबल। ये पहला पेपर करवा, इसका दूसरा तीसरा चौथा भी करवाऊंगा, और सबका एनालिसिस करते हैं। पहली बात तो हम लोग क्वेश्चनों का एनालिसिस करते हैं कि यह उत्तर सही है तो क्यों सही है, ये भी बताते हुए चलेंगे। ठीक है ना, इससे आपको समझने में आसानी होती है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है। पहली बात, नहीं पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं उत्तर पता होता है लेकिन प्रश्न को गलत समझ के उत्तर गलत टिक कर देते हैं। तो सीधा कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है। संक्षिप्तता, प्रेषक, क्रमबद्धता, विनयशीलता। तो इसका सही उत्तर दिख रहा है प्रेषक। प्रेषक पत्र की विशेषता नहीं है। कैसे? पत्र की क्या, एक अच्छे पत्र की, एक सही पत्र की क्या खासियतें होती है? जैसे शैली उसकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना, उद्देश्य एक होना चाहिए पत्र का, उसमें पत्र में एक उद्देश्य दिखना चाहिए, सहजता होनी चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए, शिष्टाचार मतलब विनयशीलता होनी चाहिए, ठीक है ना, एक क्रमबद्ध तरीके से अपनी बातों रखी गई हो, व्याकरण थोड़ा सही होना चाहिए, ठीक है ना, कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बातें कही जा सके, जैसे संक्षिप्तता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें एक विशेषता होती हैं एक अच्छे पत्र की, ठीक है ना। प्रेषक इसमें नहीं, वो तो जो लिख रहा है वो तो है ही। प्रेषक जो है, जो मतलब जो पत्र भेजता है उसको हम लोग प्रेषक कहते हैं, ठीक है। तो वो तो कोई पत्र लिख रहा है, वो कोई एक विशेषता नहीं होती। विशेषता एक पत्र की विशेषता क्या है, पत्र के में जो लिखा गया है उसकी क्या विशेषता होगी, उसकी संक्षिप्तता होनी चाहिए, कम शब्दों में ज़्यादा बातें हो, क्रमबद्ध तरीके से बातें को रखा गया हो, और एक शिष्टाचार भाषा शैली होनी चाहिए, विनयशीलता की भाषा शैली होनी चाहिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पत्र की विशेषता नहीं है। प्रेषक जो है वो एक पत्र की विशेषता नहीं है, वो तो खुद ही प्रेषक, वो तो लिख रहा है, अलग हो गई। ठीक, आप समझ गए होंगे। चलिए, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न कह रहा है, गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? तो सीधी सी बात, गंदगी की समस्या है, पीड़ित मोहल्ला वासी हैं, और उन्होंने, मोहल्ला वासियों ने नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखा है, तो ये किस श्रेणी में आएगा? शिकायती पत्र में आएगा। वो शिकायत दर्ज करा रहे हैं, गंदगी की समस्या है, सभी परेशान है भाई, तो शिकायत दर्ज कराएंगे, भैया साफ सफाई कराओ। सीधी सी बात, आपको अर्थ नहीं पता चल रहा, इसमें कुछ सोचने समझने का हो सकता है नहीं। ऑप्शन डी इसका सही होता जाएगा, शिकायती पत्र जो है इसको कहा जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर है? मूल दीर्घ स्वर कौन सा है? सीधी सी बात, ओ जो है मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही होता जाएगा। देखिए, मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ये आपको देखना था। आ जो है मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर का अर्थ क्या होता है? जो समान जो हर्ष स्वर है वो दोनों मिलके मूल दीर्घ स्वर बनाते हैं। एक होता है हर्ष स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, और एक होता है संयुक्त स्वर। तो ओ जो है वो संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है, ठीक है। ओ जो हो गया वो संयुक्त स्वर के अंदर, वो संयुक्त स्वर के अंदर कौन कौन सा आता है आपको थोड़ा एक सिंपल सी बता दूं। हर्ष स्वर हो गया, हर्ष स्वर, मैं शॉर्ट में आपको बताता भी चल रहा हूँ जिससे आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। हर्ष स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? आ, ई, मतलब ई छोटी होती है, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये आपके हर्ष स्वर हो गए, 4 होते हैं। उसके बाद आता है दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, मतलब समान 2 हर्ष स्वर हो गए, छोटा आ दोनों मिलके एक बड़ा आ बनाते हैं, ये दीर्घ स्वर हो गया, ठीक है। फिर बड़ी ई, ठीक है, बड़ा ऊ हो गया, ये आपके दीर्घ स्वर हो गए। संयुक्त स्वर कौन से हो गए? ए, ऐ, ऊ, औ, ये सब आपके संयुक्त स्वर होते हैं। तो ओ जो है वो दीर्घ स्वर नहीं है, वो संयुक्त स्वर है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये मैंने पेपर ऑनलाइन मतलब डाउनलोड किया था, तो ये किसी वेबसाइट है upjob.in करके है, यहाँ से मैंने फिर पेपर डाउनलोड किया। मैंने ऑनलाइन मैंने सर्च किया था नेट पे, और जहाँ से मुझे पेपर मिला मैंने डाउनलोड कर लिया, फिर उसको मैं आपको पढ़ाना शुरू कर दिया हूँ, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी, आपको शुद्ध वर्तनी देखनी है। कौन सा शब्द शुद्ध मतलब सही लिखा हुआ है और बाकी 4 जो हैं वो गलत लिखे हुए हैं? तो कौन सा सही लिखा हुआ है? सीधी सी बात, अध्ययन। आपने ये शब्द तो कई बार इस्तेमाल होता है और ये रिपीटेड होता है। देखिए मैं क्यों कहता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं। अब जैसे ये 5वां क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हो ना, ये अध्ययन वाला
शुद्ध वर्तनी विभक्ति, ये कम से कम नहीं तो 5-6 बार क्वेश्चनों अलग अलग परीक्षाओं में रिपीटेड है, कई बार पूछा गया। इस तरह के क्वेश्चन कई सारे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, और आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, इससे आप उन क्वेश्चनों से तो भली भांति परिचित हो जाते हो, तो ठीक है ना, और काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है आपकी। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं बार बार रिपीट होते थे, आज इस एग्जाम पूछेगा, कल किसी और एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर जगह वो रिपीट होते रहते हैं, ठीक है ना। तो इससे आपके अंदर मतलब एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि देखो ये मुझे उत्तर पता है, ये तो मैंने उस पेपर में देखा था, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और इसी के लिए मैं प्रैक्टिस सेट शुरू करवा रहा हूँ, ये पेपर जब मैं आपके हल करवा लूँगा वीडियो के, उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट शुरू करवाऊँगा। तो ये अब बार बार आप लिखते भी होंगे अध्ययन, बहुत सारे बच्चे अगर मुझे अध्ययन की तो आपको साफ साफ दिख रहा है गलत है, ये भी साफ साफ दिख रहा है गलत है, ये भी साफ साफ दिख रहा है, 2 या होते हैं, बस ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। जब ये बार बार प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको जब प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपको दिमाग में बिल्कुल आपके बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए, इसमें कुछ समझने की आवश्यकता नहीं थी, आपको ज़्यादा ज़्यादा अगर प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद ही याद हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी फिर से आ गया, शुद्ध वर्तनी वाला दूसरा क्वेश्चन आ गया। शुद्ध वर्तनी इसका कौन सा सही है भाई, उत्तरदायी आपको सर्च करना है, तो उत्तरदायी कौन सा सही है, इसका उत्तरदायी जो हो गया उत्तरदायी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो सीधे सीधे दिख रहा है, ये भी दिख रहा है गलत है, हो सकता है आप डी और बी में कंफ्यूजन, लेकिन मेनली आपको पता है कि या होता है, यहाँ पे बड़ी मात्रा पर बनती है, ना कि बड़ी ई लिखा जाता है, ठीक है ना, तो ये भी गलत है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, फिर देखना है संधियां 3 प्रकार की होती है। देखिए, कभी कभी प्रश्न में ही उत्तर दे दिया होता है, बस आपका कॉमन सेंस चेक किया जाता है कि हाँ कि आपके पास कॉमन सेंस है नहीं। संधियां 3 प्रकार की होती है, आपने पढ़ लिया। वैसे संधियां 3 प्रकार की होती है, और तीनों के भी कई सारे पार्ट होते हैं, ठीक है ना। स्वर संधि के कई सारे पार्ट होते हैं, व्यंजन संधि के कई सारे पार्ट होते हैं, ठीक है। तो आपको ये देखना है संधियां 3 प्रकार की, इसने बता दी। तो मेनली जो संधियां जो हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, वो हो गई, ये आपको इस पे कह रहा है। अब फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है, तो इन 3 संधियों की ही चर्चा कर रहा है। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि मैंने आपको बताया अभी, अनुस्वार संधि नहीं इसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कौन सी संधि का प्रकार नहीं है, नहीं चेक करना है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कभी कभार नहीं की जगह पे हाँ पढ़ देते हो गलत हो जाता है, ठीक है ना, वो ऑप्शन में भी दे देते हैं, कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं, तो ध्यानपूर्वक पढ़िए, नहीं मतलब अनुस्वार संधि, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर चलिए हम लोग चलते हैं 8वें क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, विद्यालय। विद्यालय का क्या होता है, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, विद्या प्लस आलय होता है, यहाँ पे दीर्घ स्वर मतलब स्वर संधि होती है, स्वर संधि है, और स्वर संधि में भी दीर्घ स्वर संधि है, मतलब दोनों में सेम आ और आ मिलके ये बनता है, ठीक है ना। विद्या प्लस आलय, विद्यालय, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी जगदम्बा में जगत प्लस दम्बा होता है, ठीक है ना। संतोष में क्या होता है, सम प्लस तोष होता है। अहंकार में क्या होता है, ये भी आसान, अहम प्लस कार होता है, ठीक है। ऑप्शन ये इन्हीं सब में व्यंजन संधि है, विद्यालय में स्वर संधि है, और स्वर संधि में कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। चलिए चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देशभक्ति में कौन सा समास है। अब समास आपको पता होना चाहिए, ऑब्वियसली तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास का क्या होता है, अब इसको देखो डिवाइड करेंगे, देशभक्ति को क्या होगा, देश के लिए भक्ति होगा, देश के लिए भी भक्ति, तो तत्पुरुष है। तत्पुरुष में भी कौन सा समास है, संप्रदान तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, तो संप्रदान में क्या होता है, को या के लिए का एक अर्थ शब्द अर्थ निकलता है, ठीक है ना। तो देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, के लिए आ गया, संप्रदान तत्पुरुष हो गया। तो मैं इस पर बता रहा हूँ, हालांकि ये तत्पुरुष अव्ययीभाव इसी में चुनना है, तो तत्पुरुष सीधा सीधा उत्तर है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जब मैं हिंदी के आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाऊंगा, तो जैसे समास में मैं हर समास से एक एक क्वेश्चन ले लिया करूँगा, उस समास को मैं आपको समझा दिया करूँगा, जिससे आप क्वेश्चन वहाँ पर सही कर लें। मेनली आपको ये नहीं करना है पीएचडी कर रहे हैं, समास पूरा थीसिस लिख रहे हैं, वो नहीं करना है। वहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पूछा गया उसका उत्तर सही सही देना है, आपको वहाँ से नंबर गेन करने हैं, बस।
तो वो मैं हर क्वेश्चन के बारे में बार बार जब एक ही चीज़ को समझाऊंगा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपकी देखना तैयारी बहुत ही बेहतर होगी और मैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपकी अच्छी तैयारी करूँगा। बाकी आप जहाँ से तैयारी कर रहे हो वो करते रहना, जहाँ से भी आप कर रहे हो, जहाँ भी आपको लगता है बेहतर, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी किताब ट्यूटर जहाँ भी आपको सही लगता है आप पढ़िए। अच्छे अच्छे टीचर पढ़े हुए हैं, लेकिन मैं प्रैक्टिस करवा के आपकी जो तैयारी उसमें एक अच्छी शार्पनेस ला दूंगा। आप वीडियो देखते रहिएगा, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, ठीक है। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी में अब कौन सा समास है, देखिए समास से भी क्वेश्चन आ रहा है। एक पहला ये क्वेश्चन आया था, अब दूसरा क्वेश्चन आ गया। तो पंचवटी में कौन सा समास है, द्विगु समास है, ठीक है ना। ये द्विगु गलत लिखा हुआ है, द्विगु ऐसे लिखा था, ये इसका वर्तनी सही नहीं है, द्विगु समास। अब द्विगु समास क्यों है भैया, ये भी बता दो। द्विगु समास का होता परिभाषा क्या होता है, द्विगु समास में जो कहते हैं आपका पहला पद होता है, सबसे पहला होता है पंचवटी है, पंच वो संख्यावाची होता है, उसमें से एक संख्या का बोध होता है, संख्या। पंचवटी है, पंच मतलब पांच, पांच वटों से घिरा हुआ या पांच वटों का समाहार ये कहेंगे। तो पहला जो शब्द होता है, पहला पद जो होता है वो एक संख्यावाची होता है, इसलिए उसको द्विगु समास कहते हैं। तो यहाँ पंचवटी में पहला जो पद है वो संख्यावाची है, इसलिए यहाँ पे द्विगु समास होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए 11वां क्वेश्चन क्या है, अधिकारी। अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है। पहली बात, एक उपसर्ग होता है, एक प्रत्यय होता है, आप जानते होंगे ये कहानी। उपसर्ग होता है जो शब्द के आगे लगता है वो उपसर्ग होता है, शब्द के जो पीछे लगता है वो प्रत्यय होता है, ठीक है। तो अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है, अधि। अधि जो है उपसर्ग है अधिकारी में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। अधि जो होता है वो एक श्रेष्ठता को प्रकट करता है, श्रेष्ठ, ऊपर, ठीक है ना। अधिकारी, अधिकारी में भी अधिकारी का अर्थ क्या निकल रहा है, एक अधिकारी है मतलब एक उच्च व्यक्ति है, पद में एक उच्च व्यक्ति है। तो अधि शब्द जो होता है जहाँ जुड़ जाता है वो उस शब्द की मतलब वैल्यू को बढ़ा देता है या पद को बढ़ा देता है, ठीक है ना। कुछ भी आप समझना चाहिए समझिए। चलिए उसकी वैल्यू बढ़ा देता है एक तरह से। तो अधि एक उपसर्ग है, ठीक है ना। अब ये बहुत ऐसा नहीं कि कुछ भी शुरुआत का जोड़ दोगे वही उपसर्ग होता है, उपसर्ग भी कुछ प्रकार के होते हैं, कुछ शब्द होते हैं वही उपसर्ग होते हैं, शब्द या अक्षर होते हैं वही उपसर्ग होते हैं। तो अधि एक शब्द है जो एक उपसर्ग है और वो अधिकारी में अधि शब्द ही जुड़ा हुआ है उपसर्ग के रूप में, ठीक। चलिए इसका ऑप्शन कौन सा उत्तर सही हो गया, ऑप्शन बी इसका उत्तर सही हो गया। चलिए 12वां नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। आ उपसर्ग नहीं है, आपको उपसर्ग देखना है, प्रत्यय नहीं देखना है। और आ उपसर्ग किसमें नहीं है आपको ये देखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुज। अनुज में आ उपसर्ग नहीं है। अब क्यों नहीं है भैया, यह हो बताए दो। तो आ उपसर्ग इसलिए नहीं, देखो आ उपसर्ग का क्या काम होता है, जो भी शब्द होता है उसमें आ जोड़ के जो होता है वो उसका एक तरह से उल्टा अर्थ निकाल देता है, निषेध अर्थ निकाल देता है। अगर कोई पॉजिटिव अर्थ है, पॉजिटिव वर्ड है मतलब एक सकारात्मक शब्द है, उसमें आगे आ जोड़ देते हैं तो वो उसका जस्ट अपोजिट एक नेगेटिव वर्ड बन जाता है, ठीक है ना। एक नकारात्मक निषेधात्मक अर्थ निकालता है उसका, ठीक है ना। तो अनुज में जो आपका उपसर्ग कौन सा लगा है, अनुज में जो उपसर्ग है आ नु, अनु ये उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। तो बाकी में अचूक, चूक का अचूक, देखिए निषेध हो गया। भेद का अभेद कर दिया, आ जुड़ गया। कथ का अकथ हो गया, ठीक है। अनुज में अनु शब्द जुड़ा है। पहली बात, एक उपसर्ग तैयार करने का तरीका ये रहता है कि आप उपसर्ग वो जो शब्द जुड़ता हो वो कुछ ना किसी एक विशेष अर्थ के साथ जुड़ता है। अगर आप समझ गए अधि शब्द कहीं जुड़ता है तो क्या अर्थ निकलता है तो आप पकड़ लेंगे। आ शब्द कहीं अक्षर कहीं जुड़ता है उपसर्ग के रूप में तो वो क्या अर्थ निकलता है। आ का मतलब हमेशा निषेधात्मक शब्द होना चाहिए, मतलब नेगेटिव सेंस में नकारात्मक शब्द होना चाहिए। इससे आप सीधे उत्तर पकड़ लोगे, ठीक। चलिए जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से नी प्रत्यय, अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर, नी प्रत्यय नहीं लगा है। नी और प्रत्यय देखना, आप लास्ट में देखना, जो उपसर्ग था वो आगे लगता है और प्रत्यय जो था वो पीछे लगता है,
ठीक है ना। तो नी प्रत्यय नहीं लगा, आपको नहीं देखना है। नी प्रत्यय किसमें नहीं लगा है? नौकरानी में। नौकरानी में नी प्रत्यय नहीं लगा है, जबकि इसमें लगा है कौन सा प्रत्यय? आनी। आनी प्रत्यय इसमें नौकरानी में लगा हुआ है, बाकी सब में नी प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है, आपको नहीं ध्यान देना। तत्सम कौन सा नहीं है? कूची। कूची जो शब्द है ये तत्सम नहीं है, मतलब कूची जो शब्द है वो तत्सम नहीं, ये तद्भव है आपका, ये तद्भव हो गया, ठीक है ना। कपाट जो है वो तत्सम है, कीटक है वो भी तत्सम है, और कुंभकार जो है वो भी आपका तत्सम है, ठीक है। और कूची जो है ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव आपको देखना है। तत्सम तद्भव आप समझते हैं क्या होता है? तत्सम तद्भव देशज विदेशज जो शब्द को प्रकार होते हैं। तत्सम मतलब जो संस्कृत के रूप, पहले जो भाषा चलती थी संस्कृत या पाली, उस समय जो शब्द थे उसको जस के तस आज जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो आपके तत्सम शब्द हो गया। और जो पहले जो शब्द चलते थे उनको मैंने कुछ बदलाव के रूप में आज हम लोगों ने यूज करना जो शुरू कर दिया, वो आपका तद्भव हो गया, ठीक है ना। तो तद्भव आजकल के, तो आपको सेंस आप पढ़ोगे तो आपको कुछ लगेगा हाँ ये तद्भव। कुछ तरीके भी होते हैं जानने के, कुछ ट्रिक्स भी हैं। जैसे ये देखिए पच, पच शब्द को मैं देख के बोल दूंगा ये तत्सम शब्द है। क्यों बोल दूंगा? क्योंकि जो छा होता है, ये छा जो हो गया ना, ये अधिकतर तत्सम शब्दों में ही यूज किया जाता है। तत्सम, ठीक है, तत्सम शब्दों में ही ये जो सब अक्षर है ये छा यूज किया जाता है। अब इससे पक्षी जो हो गया वो भी आपका तत्सम शब्द हो गया, हो गया। अब देखिए पत्ता, आज हम लोग हमेशा पत्ता, देखिए अमरूद का पत्ता है, ये आम का पत्ता है, पत्ता शब्द देखिए लग रहा है, ठीक है ना। पत्ता शब्द जो है आपका लग रहा है कि हाँ ये तद्भव आजकल का यूज करने वाला है, ठीक है। अब कहेंगे पत्ता जो है तद्भव, तो इसका भी तत्सम क्या हो सकता है? तो इसका पत्र होता है, पत्र, त्रा, ये पत्र जो होता है ये इसका तत्सम शब्द है, और पत्ता तद्भव शब्द है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। आपको मैं समझाता भी थोड़ा बहुत चल रहा हूँ, जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा। अभी इधर आप पेपर से रूबरू हुई है कि आप 5 साल पहले एक पेपर दिए थे वीडियो का, ठीक है, और आप इस पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं। अगर आपने कोई परीक्षा और क्लियर नहीं की, कहीं सिलेक्शन नहीं मिला है, तो ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। इसलिए पहले पेपर से रूबरू हो लीजिए, जितना समय बचा है पेपर होने में पूरा यूज कीजिए बढ़िया से, ठीक है, पूरा यूटिलाइज कीजिए, बढ़िया से यूज कीजिए, और जिससे वहाँ पे आप बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दे पाए, ठीक। तो इसलिए पेपर का पूरा डीप एनालिसिस कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट शुरू कीजिए, और बाकी जैसा आपको उचित लगता है वैसे हिसाब से तैयारी करते जाइए, जैसा मुझे बेहतर लग रहा है मैं आपको करवाते चल रहा हूँ। 16वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? फिर वही तत्सम तद्भव होते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, तत्सम तद्भव बहुत पूछ रहा है शब्द, ठीक है ना। तत्सम शब्द हम लोग को देखना है, 16 आपको सीधे सीधे पता चल रहा है तत्सम शब्द भैया, ठीक है ना। ये जो बड़ा सा होता है ये अधिकतर तत्सम शब्दों में ही यूज किया जाता है, इसकी खासियत होती है। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, देखिए वो जो ये ट्रिक्स है ना वो 100% नहीं अप्लीकेबल होते हैं, हाँ, लेकिन 99% अप्लीकेबल ही होता है। तो ये बड़ा जो सा होता है अधिकतर जगह पे 99% जगह पे ये तत्सम ही यूज किया जाता है, ठीक है ना। ये जो सा होता है साइकिल वाला सा, ये हमेशा तद्भव में ही यूज किया जाता है। देखिए हम केवल इस शब्द के आधार पर, मतलब एक सा के आधार पे मैंने इस उत्तर को सही कर दिया। कैसे कर दिया? ये सा मैं जानता हूँ, जो ये साइकिल वाला सा है वो 16 में भी है, सोता में भी है, सोना में भी है, ये सारे तद्भव हो गए, क्या हो गए? तद्भव, ठीक। और ये जो बड़ा वाला सा पड़ गया शोभन में, ये तत्सम शब्द हो गया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कुछ ट्रिक्स भी होते हैं, काम आ जाते हैं कभी कभार, जब मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है उत्पत्ति के आधार पे, ठीक है ना। उत्पत्ति के आधार पे तत्सम तद्भव देशज विदेशज, मैं आपको बता दूं देशज विदेशज यौगिक जो है ये आपके उत्पत्ति के आधार पर नहीं है, ये रचना के आधार का एक पार्ट है, ठीक है ना। रचना, उत्पत्ति के आधार पर 4 भाग होते हैं, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, ठीक। और जो बनावट या रचना के आधार पे होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, ठीक है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो समझ तत्सम तद्भव आप समझ ही रहे हैं, देशज विदेशज
आप समझ ही रहे हैं, शब्द से ही पता चल रहा है, ये शब्द ही अपने आप को परिभाषित करते हैं। आप ध्यानपूर्वक देशज मतलब देसी शब्द जो है यूज करते हैं वो देशज हो जाते हैं। कुछ विदेशी शब्द को हिंदी में जस का तस ले लिया गया है, वो विदेशी शब्द है। शब्द ही अपने आप को परिभाषित कर रहे हैं। अगर ध्यानपूर्वक आप समझो, हिंदी बड़ी मज़ेदार भाषा है। हिंदी को आप पढ़ो तो बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि आपकी हिंदी एक मातृभाषा है। आपको हिंदी में, आप हिंदी में सोते जागते सोचते समझते सब कुछ सपना देखते हो, जो करते हो सब हिंदी में करते हो, इसलिए हिंदी से आप अच्छी तरीके से रूबरू हुआ। और जब इसको बढ़िया से आप समझ जाओ कि हिंदी को सही तरीके से आप पढ़ना सीखो, पढ़ने बोलना सीखो, लिखना सीखो, तो वो आपको और मज़ा देती है। इसके शब्द ही अपने आप को परिभाषित करते हैं। देशज मतलब देसी भाषा, जो हम लोग देसी जो गाँवों में चली आ रही है भाषा, गाँव की भाषा, वो आप देशज शब्द के अंदर आएगा। तत्सम शब्द पुरानी संस्कृत वाली शब्द जो है वही अब चली आ रही है, वो उनको आज हम लोग जैसे वहाँ से वर्ड अभी भी यूज कर रहे हैं, वो तत्सम हो गया। तद्भव उसको कुछ रूपांतरित करके हम लोग यूज करना शुरू कर दिया, वो तद्भव हो गया। देशज जो देसी भाषा है, विदेशी मतलब कुछ विदेशी शब्द है उनको आज हम लोग ऐसे यूज कर रहे हैं। विदेशों की है भाषा, कोई उर्दू की है, कोई फारसी की है, कोई अरबी की है, कोई अंग्रेजी की, उसको आज वो हिंदी में घुस गई है और वो हिंदी की ही शब्द लगते हैं सुनने में, हम लोग हिंदी की तरह उसको यूज करते हैं, वो विदेशी शब्द हो गए। बहुत आसान है, जब पढ़ाएंगे आपको समझ में आएगा, मजा भी आएगा पढ़ने। ठीक, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना दोस्त, जितना मेहनत कर रहे हैं उसका समझ में आना चाहिए कि हाँ मेरी मेहनत किसी को, मेरी मेहनत कुछ सार्थक हो रही है, किसी के समझ में आ रही है। ठीक है, अगर नहीं भी आ रही है तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरी बात मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे लगता है मैं पढ़ा रहा हूँ, समझ में आना सबको आ रहा है तो ऐसा सत्य है, ऐसा नहीं है। हो सकता है बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जो चीज़ नहीं समझ में आ रही वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, वो मैं कोशिश करूँगा और तरीके से, दूसरे तरीके से समझाने का। ठीक है ना, प्रयास करूँगा, एक नहीं दो तीन, किसी ना किसी तरीके से समझ में तो आएगा ना, दिमाग बैठना है, बैठेगा ही बैठेगा। लेकिन प्रश्न पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कमेंट। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स इसीलिए बना है कि आप अपनी बात, मैं अपनी बात तो वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, और आप अपनी बात कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे मेरे तक पहुँचाएंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक संज्ञा नहीं है, सीधी सी बात, समूहवाचक संज्ञा नहीं है। दौड़, दौड़ जो है समूह, एक समूहवाचक संज्ञा, संज्ञा भी कितने प्रकार के होते हैं, उसमें एक समूहवाचक होता है, जिसमें एक समूह होता है। सभा आप होती है एक समूह होता है, कक्षा में कई सारे बच्चे होते हैं वो समूह, भीड़ में कई सारे लोग होते हैं वो एक समूह होता है, समूहवाचक हो गया। दौड़, एक आदमी दौड़ता है, चार आदमी दौड़ते हैं, ये कोई समूहवाचक संज्ञा नहीं है। शब्द से पता चल रहा है, लेकिन आप पता तो चल रहा है कि दौड़ नहीं है, लेकिन अच्छा चलिए इसमें मैं आपको उत्तर नहीं बताऊंगा कि दौड़, तो मैंने बताया दौड़, चलिए उत्तर है समूहवाचक संज्ञा नहीं। लेकिन अगर समूहवाचक संज्ञा नहीं है दौड़, तो फिर कौन सी संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है ये मुझे बताइए। समूहवाचक संज्ञा तो नहीं है दौड़, तो ये दौड़ जो है कौन सी संज्ञा है? अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं अगले वीडियो में तब बता दूंगा आपको। ठीक, चलिए आपको बताना है कि दौड़ कौन सा संज्ञा है। चलिए 19वां प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? अब आपको बताना है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक मतलब जानते हो क्या होता है? द्रव्यवाचक का अर्थ ये होता है जो नाप तौल की संज्ञा होती है, उसको द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत है, जिसको नापा जा सके, तौला जा सके। ठीक है ना, तो दूध जो है उसको नापा जा सकता है, खटाई को नापा जा सकता है नहीं, मिठाई को आप कहोगे सर 1-2 किलो मिठाई, लेकिन मिठाई की मिठास की बात हो रही है यहाँ पे, खटाई की खटास की बात हो रही है, ठंड की ठंड लगती है, इसको कोई नापा जा सकता नहीं, नापा जा सकता है, दूध को नापा जा सकता है। ठीक, तो दूध ऑप्शन सी इसका उत्तर सी है, द्रव्यवाचक संज्ञा दूध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20वां क्वेश्चन। वह आप ही चला गया, वह आप ही चला गया जो अंडरलाइन है, इस पे कह रहा वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? ठीक है, तो जो ये आप शब्द है ये दो जगह यूज होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज होता है? एक होता है आप वह आप ही चला गया, एक ये शब्द हो रहा है, तो यहाँ पे बात हो रही है वह अपने आप चला गया, वह खुद ही चला गया, अर्थ ये निकल रहा है। एक होता है आप चले गए, अच्छा आप चले गए, वह की बात नहीं हो रही, आप की बात हो रही है। तो एक होता है आप शब्द जो होता है आप, एक होता है पुरुषवाचक। ठीक है, पुरुषवाचक, जब मैं पढ़ाऊँ तब पूरा डिटेल में बताऊंगा, अभी मैं आपको बता दूँ सिंपल। वाचक, ठीक, एक आप होता है निजवाचक, निजवाचक। अब देखिए
एग्जामिनर थोड़ा पेपर टफ करता है। अगर आपको पहले से उत्तर पता तो अच्छी बात है, नहीं पता तो कंफ्यूज करने के लिए पुरुषवाचक और निजवाचक दोनों दे देता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चौकन्ना रहना है, समझना है, फिर उत्तर टिक करना है। जल्दीबाजी में पुरुषवाचक नहीं टिक करना है, इसका उत्तर निजवाचक है। ठीक है ना, निजवाचक। पुरुषवाचक में आप समझ रहे आप की सीधे आपकी बात हो रही है, और निजवाचक में आप जो होता है उसका कोई अर्थ नहीं होता है। मतलब ये वो एक तरह से आप कहेंगे स्वयं कर्ता का काम नहीं करता है। ये वो यहाँ पे कोई करता है, करता है यहाँ पे वह है, वह की बातें समझा रहा है कि वह अपने आप ही चला है, वह खुद ही चला गया, वह आप ही चला गया। ठीक है ना, ये स्पेशल आपको यहाँ पे करता नहीं है। जब आप करता होता है कि आप खाना खा चुके हैं, आप यहाँ पे करता हो क्या, तो पुरुषवाचक संज्ञा, मतलब पुरुषवाचक संज्ञा हो गया। ठीक, आपको ये ध्यान देना है। जब इसको पढ़ाएंगे तो डिटेल में पढ़ाएंगे। आज 20 क्वेश्चन हो गए, मैंने सोचा था 50 क्वेश्चन पूरे करवा लूँगा, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। और दोस्त, मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं भी जॉब करता हूँ। रात के करीब 1 बज चुके हैं, तो इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। बाकी के जो 30 क्वेश्चन है अगली वीडियो में मैं पूरी करवा दूंगा। और आपको ये क्वेश्चन को कैसे हल करना है, कैसे पेपर को वहाँ पे हल करना है, ठीक है ना, पेपर का एनालिसिस, एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको देखिएगा कोई सारी जानकारी मिल रही होगी। ठीक है ना, तो इस तरह से एनालिसिस करना है आपको। ठीक है, मैं एनालिसिस पूरा कराऊंगा, उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट शुरू कराऊंगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होगा। ठीक है ना, वीडियो के पेपर को मैं टारगेट करवा रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा जो और भी स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें भी आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। अगर आप जैसे कांस्टेबल और पुलिस की तैयारी भी कर रहे हैं, ठीक है, जैसे दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके पास कोई प्रश्न है, कोई अगर समस्या आ रही है किसी चीज़ की भी, ठीक है ना, चाहे मोटिवेशन की हो, चाहे आपकी तैयारी से संबंधित हो, चाहे आपकी किसी सब्जेक्ट के से हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अतुल सर पूरा प्रयास करेंगे आपको सेटिस्फाइड कर सकें, आपके प्रश्नों का सही उत्तर दे सकें, जिससे आप आगे तैयारी जारी रख सकें और आप सफलता प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्त इतना ही रखते हैं। 20 क्वेश्चन करवाए, अगली वीडियो में मैं फ्री करवा दूंगा, क्योंकि बहुत रात हो चुकी है और मुझे नेक्स्ट डे कल ड्यूटी भी जाना है, तो उसमें मैं कोताही नहीं बरत सकता हूँ। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल आपकी तैयारी में एक अहम भूमिका निभाता रहेगा और आपको सक्सेस तक तो पहुंचाएगा। एक गवर्नमेंट जॉब जो एक लक्ष्य होता है एक तैयारी करने वाले का, वो वहाँ तक ये चैनल जरूर आपको पहुँचाने में पूरी मदद करेगा, पूरी अपनी तरफ से दम लगाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।